नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रेसिज्म यानी नस्लवाद के इतिहास के बारे में। इस वक्त जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूएस में, ये आइसोलेशन में नहीं चल रहे हैं। इनका एक लंबा इतिहास है, सिविल राइट्स मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं। तो स्लेवरी से लेकर इस मूवमेंट तक का क्या हिस्ट्री है वो हम जानेंगे और सिविल राइट्स मूवमेंट जो 1950 और 1960 के दशक में था उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो आप इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप आईएएस यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से अब ये तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर आप सीएसई स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स में विभिन्न फैकल्टीज के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा सिलेबस कवर करवाया गया है और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस वक्त अमेरिका के ज्यादातर बड़े शहरों में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर का नाम भी दिया गया है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट के जस्ट बाहर एक बहुत ही बड़ी भीड़ बैठी है और यहाँ पर केवल अफ्रीकन अमेरिकन यानी अश्वेत लोग आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर हर नस्ल के, हर रेस के लोग आपको नजर आएंगे। इन प्रोटेस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कई जगह कर रहे हैं, कई जगह नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऑलमोस्ट हर बड़े सिटी में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कहीं पर बैठकर धरना दिया जा रहा है, कहीं पर रैली निकाली जा रही है, कहीं पर साइलेंट मार्चेस निकल रहे हैं। और जॉर्ज फ्लॉयड के जो आखिरी शब्द थे, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि उनकी गर्दन पर पुलिस वाले ने पांव रख रखा था, ये शब्द हर जगह प्रोटेस्टर्स यूज कर रहे हैं। और यूएस में एक ऐसी परिस्थिति है जो 1960 के दशक के बाद से नहीं देखी गई है। आखिरी बार इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट खास करके अफ्रीकन अमेरिकन इश्यूज को लेकर 50 साल पहले देखे गए थे और कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 1960s के बाद ये यूएस का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट बन चुका है। और यूएस ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये फोटोग्राफ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से है। ज्यादातर प्रोटेस्ट पीसफुल हैं, शांतिपूर्वक करे जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों से हिंसा की, आगजनी की घटनाएं भी आ रही हैं। लोग दुकानें लूटना शुरू कर चुके हैं कुछ शहरों में, बट ये घटनाएं जो हैं ये काफी कम जगहों पर देखी गई हैं। याद रखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्ट हैं वो अभी भी पीसफुल हैं, शांतिपूर्वक करे जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट्स को एक रायट कहा है, एक दंगा कहा है और ये तक धमकी दे दी थी कि आर्मी बुला दूंगा मैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेकिन आर्मी के खुद के जो चीफ हैं उन्होंने मना कर दिया कि इसके लिए हम आर्मी नहीं भेज सकते। अफ्रीकन अमेरिकन या फिर अश्वेत लोगों के अधिकारों की जो लड़ाई है वो स्लेवरी के इतिहास से शुरू होती है। स्लेवरी यानी कि गुलामी आज का जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर प्रैक्टिस करी जा रही है 16th सेंचुरी से। अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स लाए गए उत्तरी अमेरिका में और जो उस वक्त कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज जो आज़ाद होकर जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स बनाया, इनमें कई स्लेव्स थे। अफ्रीकी मूल के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाने की परंपरा ये नॉर्थ अमेरिका में 370 सालों तक जारी रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स आज़ाद हो गया अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद भी इन गुलामों को, इन स्लेव्स को आज़ादी नहीं मिली थी। इनफैक्ट जो 13 कॉलोनीज हैं जो आज़ाद हुई थी, इनके अंदर भी आज़ादी के समय बहुत सारे स्लेव्स थे। इनका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 70,000, 1,87,000 इतने स्लेव्स इन कॉलोनीज में देखे गए। लेकिन स्लेवरी का जो मुद्दा है ये धीरे धीरे बढ़ता गया और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिविल वॉर हुआ, एक गृह युद्ध हुआ 1861 से 1865 के बीच में। और उसके पीछे कारण क्या था? स्लेवरी। तो 1860 आते आते उत्तरी जो राज्य थे उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, लेकिन जो मोस्टली सदर्न स्टेट्स थे, दक्षिणी राज्य अमेरिका के, जो ये वाला हिस्सा है अमेरिका का, यहाँ पर स्लेवरी बहुत कॉमन थी और यहाँ के लोग गुलामों के बिना काम नहीं करना चाहते थे। उत्तरी राज्यों ने बहुत कहा इन्हें कि आप गुलामी को खत्म कर दीजिए, हमने भी कर दिया है, आप क्यों नहीं कर सकते। बट यहाँ पर कॉटन की खेती होती थी और उसमें स्लेव से काम करवाना काफी प्रॉफिटेबल था। तो अल्टीमेटली एक गृह युद्ध होता है इन दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में और ये वो स्टेट्स हैं। तो अब इस वीडियो में कई बार इन राज्यों का नाम आएगा, जैसे अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, आर्कन्सा। तो ये नाम आप याद रखिएगा। जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हैं सिविल राइट्स मूवमेंट्स के वो इन्हीं राज्यों में घटित हुए थे। 1865 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई, उत्तरी राज्यों की जीत हुई। उन्होंने एक कानून पारित करवाया यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में, जिसे आज कहा जाता है 13th अमेंडमेंट। इस 13th अमेंडमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी को हमेशा के लिए बैन कर दिया।
इसके चलते 40 लाख अफ्रीकन अमेरिकन लोग गुलामी से मुक्त हो गए और इसे कहा जाता है इमेंसिपेशन, यानी कि इन्हें मुक्ति मिल गई स्लेवरी से। लेकिन क्या इनके शोषण का अंत हो गया? जवाब है नहीं। अब इसी स्लेवरी के समय में अमेरिका के राज्यों में एक सिस्टम हुआ करता था जिसको कहते हैं स्लेव पेट्रोल। तो देखो, उस वक्त कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता था। पुलिस डिपार्टमेंट्स 1900 के आसपास एस्टैब्लिश होना शुरू हुए हैं लगभग सभी शहरों में। तो उस समय स्लेव पेट्रोल क्या होता था कि कुछ लोगों की टोली है, वो जाकर एक खेत से, एक प्लांटेशन से दूसरे प्लांटेशन तक जाएगी और ये देखेगी कि कहीं पर स्लेव्स, गुलाम, बगावत तो नहीं कर रहे या फिर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर वो भागने की कोशिश करते थे, सोचते थे कि नॉर्दर्न स्टेट्स में चले जाएं, वहां पर हम फ्री मैन की तरह रह सकते हैं। तो ये जो स्लेव पेट्रोल्स हैं, इनका यही काम होता था कि इन स्लेव्स को पकड़कर इन्हें मार देना। जब स्लेवरी समाप्त हो गई उसके बाद इन्हीं स्लेव पेट्रोल्स को पुलिस डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल वैसा ही था कि हम आज भी इन्हीं स्लेव्स को जो फ्री हो चुके हैं वैसे कंट्रोल करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। तो एक जो हिस्टोरिकल माइंडसेट है उसको चेंज करने में समय लगता है और यहाँ पर तो 100 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। लेकिन 1865 के बाद एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था, लगभग 80 साल का, जिसमें गुलाम जो फ्री हुए थे उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है रिकंस्ट्रक्शन एरा से। गृह युद्ध के बाद शुरू होता है रिकंस्ट्रक्शन एरा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्गठन। तो पुनर्गठन किसका करना था? अश्वेत लोगों का, जिनको सोसाइटी के साथ जोड़ना था, उन्हें उनके अधिकार देने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने थे, क्योंकि अब ये गुलाम नहीं रहे, अब ये नागरिक बन चुके थे, सिटीजन्स बन चुके थे। लेकिन क्या इस एफर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुल हुआ? जी नहीं। रिकंस्ट्रक्शन एरा एक बहुत बड़ा फेलियर था। कोशिश जरूर करी गई, कई पॉलिटिशियंस ने कोशिश करी कि जो अश्वेत हैं उन्हें वही समान अधिकार दिए जाएं जो श्वेत लोगों को उस वक्त उपलब्ध थे, क्योंकि दोनों नागरिक हैं। लेकिन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एंड्रयू जॉनसन, वो थोड़े से कमजोर थे। उन्होंने सदर्न स्टेट्स को, जो अभी अभी फिर से ज्वाइन किए थे गृह युद्ध के बाद, उन्हें ये अधिकार दे दिया कि जो भी मैं कानून पास करवाते हैं हम केंद्र से, उनका इंप्लीमेंटेशन आप अपने स्तर पर कर सकते हो, कुछ एडिशनल कानून बना सकते हो। तो इस तरह की छूट दी गई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं वोटिंग राइट्स के संदर्भ में। 15th अमेंडमेंट पास करके अमेरिका की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये कहा कि सभी को वोटिंग का अधिकार होगा। तो ऑन पेपर तो अश्वेतों को भी वोटिंग अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि वो कुछ और क्राइटेरिया तय कर सकते हैं। और सभी दक्षिणी राज्यों ने क्या कहा? लिटरेसी टेस्ट। अब ज्यादातर अश्वेत तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो कैसे लिटरेसी टेस्ट को पास करेंगे? तो सदर्न राज्यों ने यह कहा कि जो भी एक बेयर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता वो वोट नहीं दे सकता, जो टैक्स नहीं देता वो वोट नहीं दे सकता, और अन्य कई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी। कुल मिला के अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं देना था। और आने वाले 80 सालों तक कोई भी ब्लैक व्यक्ति यूएस में वोट नहीं दे पाता था। इनफैक्ट 1961 तक केवल 20% अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स रजिस्टर्ड थे। रिकंस्ट्रक्शन एरा के दौरान जो अश्वेत लोगों को अधिकार दिए गए थे उन्हें फिर से छीनने के लिए और अश्वेत लोगों को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दक्षिणी राज्यों ने कई कानून पास करने शुरू कर दिए 1885 के बाद। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है द सेग्रीगेशन पीरियड। और ये जो सारे कानून थे इन्हें मिलाकर कहते हैं जिम क्रो लॉज। जिम क्रो कोई गवर्नर या राष्ट्रपति नहीं था, बेसिकली अश्वेत अमेरिकियों को चिढ़ाने के लिए या फिर उनका मजाक उड़ाने के लिए, कैरिकेचर के लिए जिम क्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक रेशियल स्लर था। जिम क्रो कानून के कारण दक्षिणी राज्यों में रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी शुरू हो गई। सेग्रीगेशन का मतलब है कि अलग अलग व्यवस्था होना श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए। तो जैसा दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड चला था, वैसा ही यूनाइटेड स्टेट्स में रेशियल सेग्रीगेशन चला था। और ये सारे कानून लाए गए थे दक्षिणी राज्यों में। उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी उस वक्त डोमिनेटिंग थी। आज की और उस समय की डेमोक्रेटिक पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहला काम इन राज्यों ने यह किया कि अश्वेत लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टैक्स देता है या फिर पढ़ा लिखा है केवल वो वोट दे सके, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। दूसरा, जहां पर भी ये रूल लाया गया था कि अश्वेत लोग पॉलिटिकल ऑफिस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, वो सारे उनसे अधिकार छीन लिए गए। उनके बिजनेसेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और ये सारे कानून 1965 तक कई राज्यों में लागू थे। इस 80 वर्षों के समय काल में इन दक्षिणी राज्यों में रेशियल सेग्रीगेशन था और यहां पर सब कुछ अलग हुआ करता था श्वेत और अश्वेत के लिए। तो चाहे वो ऑफिसेज हो, स्कूल हो, पब्लिक प्लेस हो, बस स्टैंड हो, बस के लिए इंतजार करने के लिए जो वेटिंग एरिया होता है वो तक अलग होता था।
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस के अंदर श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए सीट्स अलग से मार्क्ड होती थी। रेस्टरूम, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो वहां पर बाथरूम भी अलग होगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी एरिया, एंट्री गेट, एग्जिट सब कुछ अलग होगा। अगर कहीं पर स्कूल में या सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने का नल लगा हुआ है, वाटर फाउंटेन कहते हैं उसे यूएस में, वो तक श्वेत और अश्वेत में विभाजित कर दिया गया था। कुल मिलाकर जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं सभी जगह रेशियल सेग्रीगेशन था। इसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक लॉन्ड्री है जो कह रही है हम केवल वाइट लोगों के कपड़े धोते हैं। कोका कोला की एक वेंडिंग मशीन है जो केवल श्वेत कस्टमर्स को सर्व करती है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया है जो केवल अश्वेतों के लिए है, श्वेत के लिए अलग वेटिंग एरिया है। इन सभी जगहों पर जहाँ पर सेग्रीगेशन था वहाँ अश्वेत लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो हमेशा कम स्तर की होती थी, दोयम दर्जे की होती थी। इस रेसिज्म का सेग्रीगेशन से भी ज्यादा भयानक चेहरा देखने को मिला लिंचिंग्स के रूप में। जिम क्रो लॉज आने के बाद यूएस में दक्षिणी राज्यों में लिंचिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लिंचिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति को केवल शक के आधार पर उसे मार डालें, जबकि उसने कोई जुर्म किया है नहीं किया है ये जांच करने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस, जस्टिस सिस्टम, इन सभी को दरकिनार करते हुए कई अश्वेत लोगों को मार दिया गया। और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में लिंचिंग्स बहुत कॉमन हो गई थी दक्षिणी राज्यों में, और इस तरह के सीन बहुत कॉमन थे जहां पर लोग केवल शक पर कि इसने कोई चोरी कर दी, इस व्यक्ति ने, इतना सा सुनने के ऊपर ही भीड़ इकट्ठी होकर अश्वेत लोगों को पीट पीट के मार देती थी या फिर फांसी से लटका देती थी। और उसके बाद इस तरह से फोटो और खिंचवाए जाते थे कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन इसी समय एक सिविल राइट्स मूवमेंट की रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो गई। 1909 में एक संगठन बना जिसका नाम था नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। ये एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था। आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यही है। तो NAACP का मेन टारगेट यही था कि अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाए। तो इसमें कुछ लॉयर्स जुड़े जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे अश्वेत समुदाय के, साथ ही साथ श्वेत समुदाय के भी, वो भी इससे जुड़ते गए और इन्होंने कई जगह कोर्ट्स में अपील करनी शुरू करी इस तरह के लिंचिंग्स के खिलाफ या फिर जो भी अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ। लेकिन सिविल राइट्स मूवमेंट बड़े रूप में शुरू होता है 1954 में। 1954 से लेकर 1968 इन 14 सालों में यूएस के अंदर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चले जिनको हम इकट्ठा कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। और इन सिविल राइट्स मूवमेंट का एक ही टारगेट था कि जो अश्वेत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है लीगली, यानी जिम क्रो लॉ के कारण, उसे पूरी तरह से हटाया जाए, उन्हें वोट देने का अधिकार मिले और जो ये भेदभाव की पॉलिसी है, रेशियल सेग्रीगेशन है, ये खत्म किया जाए। ये मूवमेंट पूरी तरह से नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करता था, यानी शांतिपूर्वक ये मूवमेंट चला, इसमें हिंसा नहीं थी। और इनके जो मेथड्स थे वो काफ़ी हद तक गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। तो सिविल डिसोबीडियंस, सिट इन यानी धरना दे देना कहीं पर बैठकर, जो आपको मैंने पहला फोटोग्राफ दिखाया था इस वीडियो में, वो एक तरह का सिट इन प्रोटेस्ट है। बॉयकॉट कर देना किसी सर्विस का जहां पर सेग्रीगेशन हो रहा है, या फिर मार्च निकालना, रैली निकालना लोगों के साथ। तो पूरी तरह से नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज करते हुए इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और सफलता भी हासिल करी। तो इस मूवमेंट की शुरुआत होती है 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण। मामला था ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखो, सारी स्कूल्स दक्षिण राज्यों में सेग्रीगेटेड होती थी, अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल, श्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल। लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था और 1954 में इसका फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भेदभाव नहीं हो सकता है और इसीलिए सभी स्कूल और कॉलेज बायरेशियल बनाए जाएं, यानी इंक्लूसिव हो, सभी को उनमें एडमिशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इंप्लीमेंटेशन करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे पहला स्कूल जहां पर अश्वेत बच्चों को श्वेत बच्चों के साथ पढ़ने भेजा गया वो था लिटिल रॉक हाई स्कूल, आर्कनसा में। लेकिन जिस दिन ये होने वाला था वहां स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन 9 बच्चों को नेशनल गार्ड प्रोटेक्शन के साथ भेजना पड़ा। यानी नेशनल गार्ड समझ लो आप, यूएस में जैसे हमारे यहाँ CRPF CISF होती है, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये फोटोग्राफ है एलाबामा के कॉलेज का। एलाबामा राज्य में सबसे ज्यादा सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता था। तो वहां पर जब ऊपर से आदेश आया कि कॉलेज में अश्वेत स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया जाए, तो एलाबामा राज्य के गवर्नर कॉलेज के दरवाजे पर खड़े हो गए। जॉर्ज वॉलेस इनका नाम था और इन्होंने कहा कि मैं अश्वेत स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स की केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल को भेजा कि जाकर इन गवर्नर साहब से बात करो और इनको समझाओ कि अश्वेत बच्चों का एडमिशन कराया जाए। और ये घटना 1963 की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 9 साल बाद, जब सिविल राइट्स मूवमेंट अपने चरम पर था। लेकिन केवल एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण सिविल राइट्स मूवमेंट देश में शुरू नहीं हुआ।
बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर मूवमेंट के शुरू होने के पीछे दो घटनाओं का हाथ है। पहली घटना थी एमिट टिल की हत्या। तो एमिट टिल एक 14 साल का लड़का था जो शिकागो शहर से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आया था मिसिसिपी में। वहां पर वो एक दुकान में गया, दुकान में कोई श्वेत महिला थी, उसने उस महिला से कुछ कहा, महिला बुरा मान गई। महिला के पति और उसके अन्य श्वेत दोस्तों ने मिलकर अगले ही दिन एमिट टिल को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी, उसकी लिंचिंग कर दी, और लिंचिंग के बाद भी उसके शरीर को बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया। तो जब ये न्यूज़ पूरे देश में फैली, इसके फोटोग्राफ्स पूरे देश में छपे, तो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जाग उठी। उसने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब 14 साल के लड़कों तक की लिंचिंग करी जा रही है, तो ये हम नहीं सह सकते। दूसरी घटना है रोजा पार्क्स का अरेस्ट। ये भी 1955 में हुआ था। मॉन्टगोमरी नाम का एक शहर है अलाबामा में, वहां पर रोजा पार्क्स नाम की ये 42 वर्षीय महिला अपने काम पर जा रही थी बस में बैठकर। तो उस समय बस में भी श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग सीट हुआ करती थी। तो उस बस में श्वेत लोगों की सीटें फुल हो चुकी थी। तो एक महिला बस में चढ़ी, उसने ड्राइवर को कहा मेरे लिए सीट खाली करवाओ। ड्राइवर ने पलटकर रोजा पार्क्स की तरफ देखा और कहा कि तुम अपनी सीट खाली करो। रोजा पार्क्स ने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट से नहीं उठूंगी क्योंकि मैं अश्वेतों की सीट पर बैठी हूं। बात बढ़ गई, रोजा पार्क्स को अरेस्ट किया गया और इनके अरेस्ट होते ही शहर के अश्वेत लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। मॉन्टगोमरी शहर में एक जवान फादर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, चर्च के फादर थे ये। इन्होंने ये डिसाइड किया और अश्वेत लोगों से कहा कि आप सभी बसेस का बॉयकॉट कर दो, कोई भी बस का इस्तेमाल नहीं करेगा। 1 साल तक किसी भी अश्वेत व्यक्ति ने मॉन्टगोमरी शहर में बस का इस्तेमाल नहीं किया। 1956 में जाकर फाइनली शहर की अथॉरिटीज ने यह तय किया कि बसेस में श्वेत और अश्वेत का फर्क अब नहीं किया जाएगा, और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस से मार्टिन लूथर किंग ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। फिर 1956 से 1963 के बीच में मार्टिन लूथर किंग धीरे धीरे एक पॉपुलर लीडर बनते गए इस पूरे मूवमेंट के। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि मार्टिन लूथर किंग पूरे देश में सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड नहीं कर रहे थे। इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन अन्य लोग भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि पूरे मूवमेंट को इस एक व्यक्ति ने लीड किया, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स एंड द पॉपुलर फेसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम। किंग जिस संगठन से जुड़े हुए थे उसका नाम था सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और इसके ये अध्यक्ष भी थे। इस संगठन ने, SCLC ने, जो पुराना NAACP मूवमेंट था उससे लीडरशिप रोल अपने पास ले लिया। इनका मानना था कि NAACP पुराने तरीकों से चलता है, वो कोर्ट केस और बातचीत करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है डेमोन्स्ट्रेशंस का, प्रोटेस्ट का और नॉन वायलेंट तरीके से प्रदर्शन करने का। कई शहरों में अपना संगठन खड़ा किया और इन संगठनों के माध्यम से मल्टीपल जगहों पर एक साथ प्रोटेस्ट किए जाते थे। 1963 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई वॉशिंगटन में। तो इन्होंने वॉशिंगटन में एक पैदल मार्च किया, इसका नाम था मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। इस रैली में 3 लाख लोग शामिल हुए थे और ये यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज करी गई आज दिन तक की सबसे बड़ी रैली है। यहीं पर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी फेमस आई हैव ए ड्रीम वाली स्पीच दी थी। अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ यूट्यूब पे उस स्पीच को ज़रूर सुनिएगा। किंग का एक और फेमस प्रदर्शन था सेल्मा से मॉन्टगोमरी की उनकी पदयात्रा। इसे सेल्मा मार्च भी कहा जाता है कई बार। 1965 में सेल्मा शहर में जिमी ली जैक्सन नाम के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट को पुलिस ने लाठीचार्ज में बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया, इनकी डेथ हो गई थी। इसी के विरोध में ये पदयात्रा करी गई। सेल्मा शहर से मॉन्टगोमरी शहर तक पैदल यात्रा करी मार्टिन लूथर किंग और उनके साथ कई लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने इस पदयात्रा को बीच में रोक दिया। पुलिस ने कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है कि ये पदयात्रा करी जाए, और इन लोगों पर भी फिर से लाठीचार्ज किया गया और इस दिन को सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं ब्लडी संडे। यहाँ पर जब मार्टिन लूथर किंग को पुलिस ने अरेस्ट किया तो किंग अपने घुटनों पर आ गए, और ये जो उनका जेस्चर है टेकिंग अ नी, ये आज भी कई लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी जॉर्ज फ्लॉयड वाले प्रोटेस्ट के दौरान आप देखेंगे कि कई पुलिस ऑफिसर्स भी प्रोटेस्टर्स के साथ इस तरह से नील कर रहे हैं, अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं कि हम भी आपके प्रोटेस्ट को समझते हैं। और याद रखिए, इस वक्त तक मार्टिन लूथर किंग नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके थे। 1964 का नोबेल प्राइज इन्हें ही मिला था। तो जब एक नोबेल पुरस्कार विजेता को पुलिस अरेस्ट करती है और इस तरह की अत्याचार किए जाते हैं प्रोटेस्ट रैली में, तो देश भर का और दुनिया भर का अटेंशन इस मार्च पर, इस प्रोटेस्ट पर और इस सिविल राइट्स मूवमेंट पर आ गया। और 1964 में जाकर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। देश भर के जो प्रोटेस्ट थे उनको सरकार ने सुना और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 2 कानून पास करवाए। कानून वैसे कैनेडी भी पास करवाने वाले थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी 1963 नवंबर में। तो 64 में लिंडन जॉनसन ने सबसे पहले पास किया सिविल राइट्स एक्ट,
काफ़ी मुश्किल आई थी उन्हें एक्ट को पास करने में, लेकिन जैसे तैसे ये पास किया गया कांग्रेस में। सिविल राइट्स एक्ट के कारण जितने भी जिम क्रो लॉज थे सेग्रीगेशन वाले, वो सभी नलिफाई हो गए, जीरो हो गए। अब सभी को बराबरी का अधिकार था, पूरी तरह से देश में सेग्रीगेशन खत्म। अगला कानून 1965 में पास किया गया, वोटिंग राइट्स एक्ट। इसके तहत देश में सभी को वोट देने का समान अधिकार था, चाहे महिला हो, पुरुष हो, श्वेत अश्वेत, किसी तरह का कोई कानून या रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं लाया जा सकता। पढ़ाई, टैक्स दिया या नहीं दिया, गरीब अमीर, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता था। तो यूएस में अगर हम कहें कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स कब मिले, उसका उत्तर होगा 1965 में। ये फोटोग्राफ इस कानून के पास होने के समय का है। ये रहे लिंडन जॉनसन राष्ट्रपति और मार्टिन लूथर किंग और अन्य नेता सिविल राइट्स मूवमेंट के। सिविल राइट्स मूवमेंट अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल था। कानूनी रूप से देश में सेग्रीगेशन, भेदभाव खत्म कर दिया गया, वोटिंग का अधिकार सभी को मिल गया। लेकिन क्या केवल अधिकार मिलने से बराबरी हासिल हो जाती है? क्या अश्वेत और श्वेत लोगों में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बराबरी आ गई? इसका जवाब था नहीं। ये बराबरी आज 55 साल बाद भी नहीं आ पाई है। आप यूएस का कोई भी पैरामीटर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक तरक्की का हो या फिर सोशल इंडिकेटर्स हो, सभी में आपको ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और यही बात कई अश्वेत नेताओं को सही नहीं लगी। एक तबका था जो इस समानता को लाने के लिए थोड़ा सा उग्र था और ये एक अलग मूवमेंट के रूप में आगे आया। इसका नाम था ब्लैक पावर मूवमेंट। इसके फेमस नेता थे मैल्कम एक्स। यहाँ पर ये मार्टिन लूथर किंग के साथ आप देख सकते हैं एक फोटो में इन्हें। तो मैल्कम एक्स का जो ब्लैक पावर मूवमेंट था उसमें और भी लोग शामिल थे, बट वो ज़्यादा फेमस है। ब्लैक पावर मूवमेंट ने कहा कि सिविल राइट्स मूवमेंट से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा और उग्र होना पड़ेगा। ये जो मार्टिन लूथर किंग करते हैं कि रैली निकालो, मार्च निकालो, बातचीत करो सरकार के साथ, ये अल्टीमेटली हमें श्वेत लोगों के बराबर नहीं लाएगा। तो इस ब्लैक पावर मूवमेंट ने कुछ हिंसक घटनाएं भी करी और थोड़ा सा उग्र होकर बात करते थे। तो ये मूवमेंट और ब्लैक पैंथर्स पार्टी कुछ सालों तक तो एक्टिव रहे, 1985 तक, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं 1994 के लॉस एंजलिस शहर के दंगों के बारे में। लॉस एंजलिस, जहां पर हॉलीवुड स्थित है, अमेरिका के सबसे फेमस सिटीज में से एक, यहां पर एक घटना हुई 1991 में। एक अश्वेत व्यक्ति था जिसका नाम था रॉडनी किंग। वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसको हाईवे पर पुलिस वालों ने रोका और जब उसने गाड़ी रोकी तो उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी गई। और किस्मत से ये जो मारपीट थी वो किसी व्यक्ति ने अपनी छत पर खड़े हुए रिकॉर्ड कर ली और ये रिकॉर्डिंग जो है ये वायरल हो गई। जैसे आज कोई चीज़ वायरल होती है, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल पर जगह जगह ये क्लिप बार बार प्ले किया जाने लगा क्योंकि इसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करी गई रॉडनी किंग की। और ये जो 4 पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है उसी वीडियो का। इन चारों पुलिस वालों पर आरोप लगा कि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आरोप लगा, लेकिन 3 साल कोर्ट केस चलने के बाद इन्हें बरी कर दिया गया। 1994 में चारों अफसर को एक्विट कर दिया कि कोई गलती नहीं है इनकी। और जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, लॉस एंजलिस शहर में आग लग गई, जगह जगह दंगे भड़क गए और ये अमेरिका के पिछले 30 सालों के सबसे खतरनाक रेस राइट्स थे क्योंकि यहाँ पर 50 लोगों की जान गई और लगभग 2300 लोग चोटिल हुए। इन दंगों ने 2 बातें सिद्ध कर दी। पहला ये कि यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल राइट्स मूवमेंट सक्सेसफुल होने के बावजूद रेसिज्म यानी नस्लवाद खत्म नहीं हुआ है। जो पुलिस है उसका रवैया आज भी अश्वेत लोगों के प्रति गलत है। वो उनके साथ अब्यूज करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और रॉडनी किंग के मामले में यह अब्यूज पहली बार वीडियो टेप पर रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब आते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर पर। 2012 में फ्लोरिडा में एक 17 साल का लड़का था, अश्वेत ट्रेवियन मार्टिन। वो अपने किसी दोस्त के या रिश्तेदार के घर जा रहा था। उस एरिया के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रेवियन मार्टिन को गोली मार दी। जॉर्ज जिमरमन नाम के सिक्योरिटी गार्ड को अदालत ने बरी कर दिया और जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, फिर से आक्रोश भड़क उठा। लोग गुस्सा हो गए कि जिसने 17 साल के लड़के को मार दिया दिन दहाड़े, उसने कबूल भी किया, जॉर्ज जिमरमन मानता है कि मैंने ही मारा है उसे, उसके बावजूद उसे कोई सजा नहीं हुई, 1 दिन की भी जेल नहीं हुई जॉर्ज जिमरमन को। इसके बाद इतना गुस्सा पूरे देश में फूट पड़ा कि ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक हैशटैग ट्रेंड हुआ। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को खुद को एक स्टेटमेंट देना पड़ा और ओबामा ने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मैं आज से 35 साल पहले बिल्कुल ट्रेवियन मार्टिन जैसा था, इट कुड हैव बीन मी। ये भी कहा था कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो बिल्कुल ट्रेवियन मार्टिन जैसा दिखता। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक अश्वेत राष्ट्रपति के होते हुए भी अमेरिका में पुलिस और न्याय प्रणाली अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव करती है और बराक ओबामा भी उस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाए। ट्रेवियन मार्टिन जैसे पिछले 8 सालों में कई केस हो चुके हैं। 2014 में एक और फेमस इंसिडेंट हुआ
माइकल ब्राउन नाम का एक अश्वेत लड़का, उसे पुलिस ने गोली मार दी। ये घटना थी फर्गसन नाम के शहर की, मिजोरी राज्य में। यहां पर भी पुलिस ऑफिसर पर केस चलाया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। जैसे ही कोर्ट के एक्विटल की न्यूज आई, यानी कि कोर्ट से बरी होने की खबर आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और इस बार गुस्सा केवल सोशल मीडिया पर नहीं फूटा, हालात इतने खराब हो गए थे कि आर्मी को बुलाना पड़ा था। और सिविल प्रॉब्लम्स के लिए जनरली यूएस में आर्मी को नहीं बुलाया जाता है। इट वाज वन ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस जब आर्मी को दंगा फसाद रोकने के लिए बुलाया गया हो। फर्गसन के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जहां पर अश्वेत लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। पुलिस के द्वारा कई लोगों को डायरेक्टली गोली मार दी गई, जबकि वो केवल कार थोड़ी सी तेज चला रहे थे या फिर अपना लाइसेंस निकाल के पुलिस को दिखाने जा रहे थे। पुलिस को लगा कि ये बंदूक निकाल देगा। कई जगह मारपीट करी जा रही है उनके साथ। आप चाहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पूरा कंपाइलेशन है इन वीडियोस का, इन्हें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस अश्वेत लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। और पहले ये रवैया ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं होता था। रेसिज्म हमेशा से है यूएस की पुलिस डिपार्टमेंट्स में, लेकिन अब ये रिकॉर्ड होने लग गया है। ये सारे वीडियोस इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिका की पुलिस आज भी अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक की तरह ट्रीट करती है, बर्ताव करती है, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। और इन ज़्यादातर केसेस में, खास करके वहाँ जहाँ पर अश्वेत लोगों की जान चली गई पुलिस के एक्शन के कारण, कहीं पर भी एक भी पुलिस ऑफिसर को कॉन्विक्ट नहीं किया गया, यानी किसी पुलिस ऑफिसर को सज़ा नहीं हुई है। हाँ, मुकदमे चले हैं लेकिन सज़ा नहीं हुई है। अगर अमेरिका में पुलिस की गोली द्वारा मरने वाले लोगों का डेटा एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे कि 60% आबादी श्वेत है, यानी वाइट है। फिर भी जो नंबर ऑफ विक्टिम्स हैं जो पुलिस शूटिंग में मारे जाते हैं वो केवल 37% हैं। अफ्रीकन अमेरिकन 13% है पॉपुलेशन में, लेकिन 23% से भी ज़्यादा यही विक्टिम होते हैं पुलिस शूटिंग्स के। तो ये डिफरेंस साफ तौर पर दिखाता है कि अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण बना हुआ है। इस पूरे मामले में अमेरिका के एक प्रोफेसर का ट्वीट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लिखते हैं कि मैंने भी कभी एक ज़माने में $20 का फर्जी बिल किसी दुकान में दे दिया था, तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ भी यही हुआ था, $20 का फर्जी नोट था, उसके लिए पुलिस बुलाई गई थी। जॉर्ज फ्लॉयड के केस में उस व्यक्ति की जान चली गई। मेरे केस में ये बस एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं पार्टीज में लोगों को सुनाता हूँ कि कैसे एक फर्जी नोट के चक्कर में पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, 1 घंटे बाद छोड़ दिया। तो ये मेरे लिए तो केवल एक पार्टी जोक है। दैट माई फ्रेंड्स इज वाइट प्रिविलेज। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।